हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कंप्यूटर की लास्ट क्लास में हमने हमारी आउटपुट डिवाइस तक हमने कंप्लीट किया था। इसका ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक मेमोरी, जिसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा है स्पेशल पर्पस मेमोरी और थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं बात करूं प्राथमिक मेमोरी के बारे में, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम हम सभी जानते हैं कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एक अस्थायी मेमोरी है और इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टैटिक रैम, जिसे एस रैम भी कहा जाता है। दूसरा है डायनेमिक रैम, जिसे डी रैम भी कहा जाता है। देखिए, स्टैटिक रैम को स्टैटिक रैम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं रैम की बात करूं, तो कंप्यूटर में कोई भी क्रिया हो तो वह रैम से होकर ही एग्जीक्यूट होती है। वर्तमान समय में जो आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर रैम के थ्रू ही आप उसे एक्सेस कर पाते हैं। देखिए, रैम की सबसे बड़ी कमी ये है कि स्विच ऑफ होने के बाद इसमें जो रखा हुआ डाटा है वो समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी जो सेकंड मेमोरी है, रोम, जो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ही आती है। इसका जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रोम में उपस्थित डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें आप कोई भी परिवर्तन या अपने हिसाब से इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसमें रखा डाटा आप मिटा भी नहीं सकते हैं। स्विच ऑफ होने की कंडीशन में ये डाटा नष्ट नहीं होता। आपको स्पेशल पर्पस मेमोरी के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत कैश और रजिस्टर आते हैं। ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी में पहला जो है वो सीडी है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 786 एमबी तक होती है। इसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। और इसके बाद आता है डीवीडी, जिसकी कैपेसिटी 4.1 जीबी तक हो सकती है। इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। थर्ड है हार्ड डिस्क, फोर्थ है मैग्नेटिक टेप, फिफ्थ फ्लॉपी डिस्क और सिक्स पेन ड्राइव। देखिए, सेकेंडरी मेमोरीज आप जनरली वे मेमोरीज को कंसिडर करके चल सकते हैं जो हम फिजिकली तौर पर कंप्यूटर में ऐड और कनेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी से रिलेटेड कुछ इकाइयाँ भी दी गई हैं, आपकी राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में। तो हम एक बार इन पर भी नज़र डाल देते हैं। देखिए, एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनी होती है और एक केबी 1024 बाइट से मिलकर बनी होती है, या यूं कहें 1024 बाइट मिलकर एक केबी बनाते हैं। 1024 केबी मिलकर एक एमबी बनाते हैं। 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाते हैं। 1024 मिलकर एक टीबी यानी टेराबाइट का निर्माण करते हैं। ये हमारी मेमोरी की यूनिट्स कहलाती हैं। इसके आगे भी कई यूनिट्स होती हैं, जैसे पेटाबाइट, जीटाबाइट, ऑक्टाबाइट इत्यादि। देखिए, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में अगर बात करें, तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और डिवाइस ड्राइवर इत्यादि आते हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टॉकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि आते हैं। अगर मैं यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये स्थापित करते हैं। कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखते हैं और साथ ही साथ उनसे कार्य भी कराते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्रामों का एग्जीक्यूशन यानी कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट यानी चलाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक साधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर इत्यादि उपलब्ध कराना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। अगर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें है MS DOS, विंडोज़ 95, 98, XP, 10 ETC, ये सारे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ 10, ये सारे जो हैं वो विंडोज़ के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है वो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं या जिनका यूज़ होता है, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकताओं के अनुसार प्रोग्रामर हमारे द्वारा नियुक्त प्रोग्राम द्वारा लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग पैकेज, ये सारी हमारी ज़रूरतों के अनुसार ही प्रोग्राम किए जाते हैं प्रोग्रामर द्वारा। अब जैसे मान लीजिए किसी कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन की गणना करनी है, सभी का लेन देन, खातों का हिसाब किताब, ये सारे पत्र डॉक्यूमेंटेशन आदि तैयार करने हैं, तो इसके लिए हम कोई पर्टिकुलर या रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज जो है प्रोग्रामर से परचेज कर सकते हैं या उससे बनवा सकते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए ये बेसिकली ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर करने, सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ये भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स के पैकेज होते हैं जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें करने पड़ते हैं। जैसे कई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइलों का जो बैकअप है किसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत के अनिवार्य भाग नहीं होते, परंतु ये जो है उसके साथ जुड़े जरूर होते हैं। कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही ये उपलब्ध कराए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनरिंग, वायरस स्कैन, बैकअप प्रोग्राम जैसे गूगल ड्राइव, डीबगर इत्यादि आते हैं। यहाँ दो टर्म्स दिए गए हैं, बग एंड डीबग, हम इन पर बात करते हैं। बग प्रोग्राम में होने वाली त्रुटि को कहा जाता है, जबकि डीबग प्रोग्राम में होने वाली त्रुटि को दूर करने की एक प्रक्रिया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, डिस्क ड्राइवर, बूटिंग प्रोग्रामर तथा पोस्ट इत्यादि आते हैं। देखिए एक टर्म होती है फर्म, FIRMWARE, फर्मवेयर। देखिए इसका मतलब ये है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि रोम या कि पी रोम या ईपी रोम, ये सारे फर्मवेयर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो एक होता है फ्री, FREEWARE, फ्रीवेयर। देखिए फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फ्रीवेयर जो हैं वो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर निर्माता के द्वारा बिना किसी शुल्क के फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इन्हें हम फ्रीवेयर कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल के टूल बार ईटीसी। एक टर्म है कैड, देखिए एक टर्म है कैड। कैड का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग, यानी इस कैड सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है वो इंजीनियर्स, ड्राफ्टर्स आदि के द्वारा ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा ऑटो कैड, तो ये चीज़ वही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर। देखिए ये कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, या जो जो भाग यूज़र के साथ सीधे संपर्क में आ सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक इत्यादि। मॉनिटर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि ये एक स्क्रीन होती है जिस पर हम जो हमारा आउटपुट है वो देख सकते हैं। प्रिंटर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बात करते हैं माउस की, तो ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कर्सर या पॉइंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। देखिए माउस के इसके अतिरिक्त माउस का जो उपयोग है कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। अगर इसके इन्वेंशन की मैं बात करूं तो डगलस एंजलबर्ट ने इसका जो इन्वेंशन है 1963 में किया था। इसमें दो बटन होते हैं, दायां और बायां, और स्क्रॉल करने के लिए एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस सामान्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में जो है हम टाइपिंग कर सकते हैं। इसे क्वाइटी कीबोर्ड में जैसे जानते होंगे 104 कीज़ होती हैं, और इसमें अक्षरांकी कुंजियाँ होती हैं, अक्षर जैसे जिसमें लेटर्स लिखे होते हैं ए से लेकर जेड तक। इसमें अंकीय कुंजी होती हैं 0 से लेकर 9 तक। फंक्शन कीज़ होती हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं, होम एंड पेज अप, पेज डाउन इत्यादि काफ़ी सारी कुंजीज होती हैं जिसे कीज़ कहा जाता है। इसमें कैप्स लॉक, डिजिटल की, बैक स्पेस की, एस्केप की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, नंबर लॉक की इत्यादि कीज़ होती हैं। जॉयस्टिक आपको पता ही होगा कि जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जॉयस्टिक 360 डिग्री पर मूवमेंट कर सकता है। अगर और भी कंप्यूटर जो हार्डवेयर की मैं बात करूं तो इसमें बारकोड रीडर, डिजिटलाइज और ग्राफिक्स टैबलेट्स, मैग्नेटिक इंक, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सभी जो है वो हार्डवेयर के उसमें आते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर पर जाने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स हैं उन्हें भी बताना चाहूँगा। तो देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक युक्तियाँ जो उसमें कीज़ होती हैं उन्हें हम, या जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड की जो इक्विपमेंट्स या स्टैंडर्ड युक्तियाँ भी कहते हैं, जिनमें कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क इत्यादि आते हैं। एक टर्म होता है डब टर्मिनल। देखिए डब टर्मिनल साधारणतया एक आउटपुट डिवाइस होती है जो सीपीयू से डाटा ग्रहण करती है। आपने एक फॉर्मेट सुना होगा MPEG। देखिए MPEG को सामान्य तौर पर MP3 के नाम से जाना जाता है, जो ऑडियो फाइलों का एक्सटेंशन होती है। आपने एक और टर्म सुना होगा MIDI। इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखिए इस पोर्ट का जो उपयोग है वो संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे आप गिटार, आप जो अभी लेटेस्ट गिटार आ रहे हैं वो MIDI बेस्ड होते हैं। आप MIDI पोर्ट का यूज़ करके उस गिटार से उसे कनेक्ट कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, कार्य करने की प्रकृति के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटरों को बांटा गया है। कार्य करने की प्रकृति के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हार्डवेयर कंप्यूटर। और आकार के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इसमें मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर आते हैं। कार्य करने की प्रकृति के आधार पर अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसी डिवाइसेस जिनमें भौतिक इकाइयां मापी जाती हैं एनालॉग कंप्यूटर या डिवाइसेस कहलाती हैं, जैसे साधारण घड़ी, थर्मामीटर, बैरोमीटर इत्यादि। डिजिटल कंप्यूटर ऐसी डिवाइसेस जिनमें जीरो और एक का यूज होता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच इत्यादि। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे डिवाइसेस जिनमें डिजिटल तथा एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का यूज होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ईसीजी मशीन, ईटीसी यानी इत्यादि। ईसीजी मशीन आपने देखी होगी कि जब आपके हार्ट रेट की मॉनिटरिंग की जाती है तो वो ईसीजी मशीन के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर ये काफ़ी छोटे व पोर्टेबल होते हैं। इनका विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास के कारण हुआ। इसमें एक प्रोसेसर लगा होता है। इसका उपयोग घर में, स्कूलों में, ऑफिस में तथा पर्सनल तौर पर होता है, जैसे कि लैपटॉप, होम टॉप, टैबलेट इत्यादि। लैपटॉप का विकास आपको 1981 में एडम ऑसबर्न ने किया था। मिनी कंप्यूटर 1960 के दशक में बनने वाले वे कंप्यूटर आकार में लगभग माइक्रो कंप्यूटर के बराबर हैं। इसीलिए इसमें एक से अधिक प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ बड़े ऑफिस, अनुसंधान तथा बड़ी संस्थाओं में होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं, जैसे कि HP 9000, RISC 6000। मेन फ्रेम कंप्यूटर इनका प्रयोग आमतौर पर ऐसी जगहों पर होता है जहां डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो, जैसे कि बैंक्स, यात्री आरक्षण केंद्र, अनुसंधान। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो यूनिवेक 1210, IBM 39। सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक महंगे, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर होते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में मौसम की भविष्यवाणी, शोध एवं खोज में होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो T3A या समित SUMMIT है। विश्व का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो सुमित है, SUMMIT। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष, 2016 में बनाया गया। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज निर्माणाधीन सुपर कंप्यूटर है ऑरोरा। कंप्यूटर की स्पीड जो है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड पेटा फ्लॉप्स में नापी जाती है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। कल हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।